मैं अपूर्वा सिंह लेकर हाजिर हूं आज की बड़ी बहस। बुलडोजर नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि यूपी के बुलडोजर की गूंज तो विदेशों में भी सुनाई देती है। वो बुलडोजर ये सिर्फ ईंटें नहीं गिराती, ये कानून के खिलाफ खड़े ढांचे भी गिराती है। और अब उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक एक ही संदेश है, अवैध कब्जा अब नहीं चलेगा। योगी सरकार ने साफ कर दिया है, चाहे मजार हो या मदरसा, अगर गैर कानूनी है तो कार्रवाई तय है। उत्तर प्रदेश की सरहदें अब सुरक्षित हो रही हैं। श्रावस्ती में बुलडोजर गरजा और निशाने पर थे गैर कानूनी मदरसे। जिन इमारतों के पीछे शिक्षा की आड़ में जमीनों पर कब्जा किया गया था, उन पर अब धूल उड़ रही है, क्योंकि योगी सरकार ने ठान लिया है कि अब बेशकीमती जमीनों पर कोई भी शिक्षा का नाम लेकर कब्जा नहीं कर पाएगा। लगातार दूसरे दिन श्रावस्ती में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इस बार 5 अवैध मदरसों को ध्वस्त किया गया। आंकड़ा अब साफ है, श्रावस्ती में अब तक 25 अवैध मदरसे जमींदोज किए जा चुके हैं। ये सिर्फ श्रावस्ती की कहानी नहीं है, अवैध मदरसों पर एक्शन उत्तराखंड की धामी सरकार भी ले रही है। रामनगर में दूसरे दिन भी अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। गुरुवार को एक मदरसे के सीसीटीवी कैमरा रूम को सील किया गया है। शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की टीमों ने औचक निरीक्षण में 5 मदरसों और मस्जिदों की जांच की। नतीजा 3 मदरसे सील और बाकी जांच के घेरे में हैं। सवाल उठता है कि क्या शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथी की फैक्ट्री चल रही थी? क्या मजारों और मदरसों की आड़ में सरकारी जमीन कब्जाई जा रही थी? और अगर जवाब हां है, तो क्या बुलडोजर चलना गलत है? योगी सरकार का ये बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण पर नहीं चला, ये उन माफियाओं की सोच पर चला है जो कानून को अपनी जेब में रखते थे। आज उन्हीं की जमीन खिसक रही है और कैमरे पर वो तस्वीरें दिख रही हैं जो बताती हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यूपी का संदेश साफ है, अब जमीनों पर कब्जा नहीं, कब्जे पर कार्रवाई होगी। मदरसा हो या मस्जिद, अगर बिना मान्यता या अवैध निर्माण के तहत चल रही है तो सरकारी हथौड़ा उस पर जरूर चलेगा। अब यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, यह संदेश है, शिक्षा पवित्र है, उसे गलत मंशा से इस्तेमाल करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। जो गैर कानूनी है वो बचेगा नहीं, जो गलत है वो रुकेगा नहीं। योगी का बुलडोजर अब कानून की सड़क पर है और अगले निशाने पर कौन है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अवैध मदरसों पर जिस तरह से सियासत होती है, ऐसे में सवाल उठता है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान कट्टरपंथी क्यों है परेशान? क्या सपा ने अवैध मदरसों को शह दी? किसकी शह पर चल रहे थे यह अवैध मदरसे? योगी का क्लियर संदेश, एक्शन पर क्यों सियासी कलेश? आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर मेहमानों का रुख करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। श्रावस्ती जनपद में लगातार मदरसों पर कार्रवाई जारी है। श्रावस्ती जनपद के विकास खंड जमुना इलाके में आज 2 मदरसों पर कार्रवाई की गई है। 2 मदरसों को ध्वस्त किया गया है। अगर ध्वस्त मदरसों की बातचीत की जाए तो अब इनकी संख्या श्रावस्ती जनपद में 25 हो चुकी है, जबकि यहाँ पर 100 से अधिक मदरसों को सील किया गया है। अगर मदरसों की बात करें तो 192 यहाँ पर अवैध मदरसे थे, जबकि 105 की मान्यता थी। अभी जो श्रावस्ती में कल कार्य किया गया, वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, वो श्रावस्ती जनपद का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता था, जिसे कल प्रशासन के 4 जेसीबी ने चलाकर उसे ध्वस्त किया है, जिसके बाद लगातार हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। आज श्रावस्ती जनपद के विकासखंड जमुना इलाके में 2 मदरसों को ध्वस्त किया गया, जिसके बाद जब जिलाधिकारी से बातचीत की गई तो उनका कहना है ये सरकारी जमीन पर निर्मित है, पहले से ये मदरसे संचालित थे, आज यह ध्वस्त किया गया है और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। अगर मदरसों पर कार्रवाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जनपद सबसे ज्यादा कार्रवाई का जिला बन चुका है। नंबर 1 जिला श्रावस्ती बना है, जहां पर सबसे ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई की गई है। 25 मदरसों को ध्वस्त किया गया है, जबकि 100 से ज्यादा मदरसों को सील किया गया है। ये कार्रवाई जिलाधिकारी के निर्देशानुसार और भी आगे जारी रहेगी। श्रावस्ती जनपद में 3 विकास खंड है, इकौना गिलौला व जमुना तहसील क्षेत्र में लगातार ये कार्रवाई जारी है और लगातार इस क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का जो हमला है वो लगातार इन पर अब कार्रवाई करेगा। एक बार फिर से श्रावस्ती में मदरसों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। आज भी 2 मदरसे सील किए गए हैं। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज, श्रावस्ती। तो चलिए आज के चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका।
सपा प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रवक्ता हिंदू महासभा से हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत है आपका। और नाजिम इलाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता परचम पार्टी से है। नाजिम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल देवेंद्र प्रमुख जी मेरा आपसे ही रहने वाला है, क्योंकि बार बार अवैध मदरसों और साथ ही साथ जो अवैध मजार है उन पर कार्रवाई की जा रही है, और आप जब जब कार्रवाई करते हैं विपक्ष हर बार सवाल उठाता है। इस बार भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मदरसों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। क्या जवाब देंगे? बार बार मदरसे और मजार, इनको क्या टारगेट किया जा रहा है या फिर ये एक महज कानूनी कार्रवाई है? पूर्वा जी, लास्ट का वाला जो शब्द है ना, बिल्कुल आपका शानदार है, सटीक शब्द है। ये डिबेट का विश्लेषण भी है कि एक शानदार जो है किसी के पक्ष से नहीं, ये कानूनी कार्रवाई है। जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है, उसके अधीन, लॉ के अधीन ये कानूनी कार्रवाई सरकार 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में, आप 8 वर्ष के शासन को एक बार निकाल कर देखिए, हमने जो भी कार्रवाई की है वो बगैर किसी भेदभाव की की है और साक्षात बिल्कुल ईमानदार तरीका से की है। ईमानदार तरह से मैं कहूंगा कि आज कानून का राज है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आती है तो उसमें जिस तरह की ये जो संपत्ति हैं, सरकारी संपत्ति हैं, अवैध जमीनें हैं, भू माफिया हैं और रेत माफिया, मिट्टी माफिया, जिस तरीके के माफिया हैं, और उन माफियाओं को मिटाने का काम ही हमारी सरकार ने विशेष तौर से किया है जी। उसमें सारी चीजें आती है, मंदिर, मस्जिद, ये बात तो विपक्ष का काम है। हमने तो कई जगह रोडों पर आपने देखा है कि कहीं बीच रोड में कहीं मंदिर की भी बात आई है तो चाहे प्यार से समझाकर उनको हटाया गया और उनको हटाकर जगह दी है या उनसे कहा है कि आप करिए, सरकार आपका सहयोग करेगी। लेकिन जो कानून कहता है, जो लॉ कहता है, जिससे देश और प्रदेश चलता है, वो सबको मानना पड़ेगा, वो कोई भी सही। इसे बेवजह का जो है रंग रूप दिया जाता है। ताल्लुक अगर मदरसा अवैध है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, अगर कहीं मंदिर में दिक्कत आ रही है तो सरकार वहां भी पीछे नहीं हटती है। ये तो बेवजह की बात है, हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई को बनाकर। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, सुशासन की बात कर रहे हैं। हमने पूर्वाजी, मैं जो कहता हूँ 8 वर्षों का उठाकर देखिए कि आज उत्तर प्रदेश खड़ा कहाँ है। अगर हम हिंदू मुसलमान करते तो 300 प्लस दंगे हुए थे पहली सरकारों में। ऐसा नहीं करते, हम कानूनी रूप से कर रहे हैं, सारा लॉ से कर रहे हैं। और भारत का लॉ उठाकर देख लीजिए, अदालत में जब जब गया विपक्ष, उसको जो है वहां मुंह की खानी पड़ी है, वापसी आया। ठीक है, चलिए ठीक है देवेंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। राकेश प्रजापति जी, जब सारी कार्रवाई कानून के तहत हो रही है, लीगल तरीके से हो रही है, फिर क्यों परेशानी हो रही है विपक्ष को? सिर्फ इस वजह से परेशानी हो रही है कि मदरसे जो अवैध तौर पर बनाए गए हैं, सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं, जो मजार बनाए गए हैं अवैध तरीके से, उन्हें गिराया जा रहा है, सिर्फ इसलिए परेशानी हो रही है? नहीं अपूर्वा जी, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अवैध इलीगल निर्माण हुआ है जी, उस अवैध इलीगल निर्माण को अगर गिराया जा रहा है, स्वागत करते हैं, ठीक है। लेकिन किसी एक विशेष जाति, धर्म, मजहब के हिसाब से ही देख करके किया जा रहा है तो मैं इसका अवहेलना भी करता हूँ। साथ ही साथ में एक चीज पूछना चाह रहा हूँ अपूर्वा जी, जी। आप ये मदरसे तो कर रहे हैं, इस प्रदेश के अंदर आज की रिपोर्ट है 5000 विद्यालय, पूरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। 5000 विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं। मर्ज वो वर्ड गलत है, मर्ज ना करें, उसको बंद किए जा रहे हैं। वो 5000 विद्यालय कौन से हैं? वो विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र संख्या है। अगर मैं मानता हूं कि 50 से कम छात्र संख्या है तो वहां पर अभी भी सरकार का रेशियो तो 1:30 है, मतलब एक शिक्षक 30 बच्चों को पढ़ाएगा। तो अगर 50 से कम है तो वहां 2 शिक्षक बना दीजिए, एक शिक्षक परमानेंट रख दीजिए। और शिक्षा मित्र अभी भी इस देश के अंदर 1,28,000 बचे हुए जिन्हें मात्र 10,000 रुपए देना है। तो एक शिक्षक और एक शिक्षा मित्र को रख करके उन विद्यालयों को रखा जा सकता है। यानी कि कौन पढ़ता है इन प्राइमरी स्कूलों में? इन प्राइमरी स्कूलों में गरीब बच्चा पढ़ता है। आप शिक्षा से महरूम करना चाह रहे हैं, मदरसों को तोड़ रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। इसका मतलब इस देश से शिक्षा व्यवस्था खत्म की जा रही है। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर जी, छत्रपति साहू जी महाराज, ये लोग शिक्षा को लेके आए दलितों के लिए, शूद्रों के लिए। और ये भाजपा जब से आई है तब तक लगातार स्कूलों को बंद करने का काम कर रही है। आप बताइए, मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न कर रहा हूँ,
2022 में 2022 में एक विज्ञापन निकाला था पूर्वा जी, एक डिबेट इस पे भी कर दीजिएगा आगे चलकर, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निकाला था। उस विज्ञापन में लगभग 25,000 पद उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा के खाली हैं, इंटर कॉलेजों के खाली हैं। अब धीरे धीरे करके ये अगला नंबर इंटर कॉलेज का भी आ जाएगा। उन विज्ञापनों में 4 बार परीक्षा को ये सस्पेंड कर चुके हैं, मतलब स्थगित कर चुके हैं। 4 बार परीक्षा नहीं हो रही है। 2022 का विज्ञापन है, 3 साल हो गए विज्ञापन निकले हुए। ये लोग नौकरी देने का काम नहीं कर रहे हैं। लास्ट 2016 का बता रहा हूं मैं, लास्ट 2016 में समाजवादी पार्टी की सरकार में राजकीय विद्यालय होते हैं माध्यमिक के, उनमें वैकेंसी निकली थी 2016 में। उसके बाद 9 साल हो गए, 9 साल में एक वैकेंसी लेकर के नहीं आए, ये बताइए। जबकि राजकीय इंटर कॉलेज में 15,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। यानी कि इस देश को ये किस ओर ले जाना चाह रहे हैं, चलिए ठीक है राकेश जी, मदरसों को बंद करके समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है राकेश जी, आपका ये सवाल भी हम रखेंगे देवेंद्र जी से, जब उनकी बारी आएगी तब हम उनसे ये सवाल भी पूछेंगे। अभी ये सवाल मेरा शिशिर जी से है। शिशिर जी, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ देश में एक ही समुदाय के जो संस्थान हैं वो ही अवैध हैं, चाहे वो मजार हो चाहे वो मस्जिद हो, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है कि सिर्फ इनके खिलाफ ही क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या देश में सिर्फ मजार और मदरसे ही अवैध हैं? शिशिर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी आ गए। जी जी, जी, जी। पूरा जी बहुत बहुत आभार आपका मुझे बुलाने के लिए। देखिए, विपक्ष को डर है कि इनका मुस्लिम वोट बैंक कहीं छूट ना जाए, टूट ना जाए। आखिर क्यों नहीं अवैध मजारों पे, मदरसों पे कार्रवाई हो, लेकिन अवैध धार्मिक स्थलों ठीक है कार्रवाई नहीं हो? शिशिर जी, बीच में आपको रोक रही हूँ। इसी से एक और सवाल मेरा आप ही से है। अभी आपने कहा कि विपक्ष को डर है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक ना छूट जाए, क्या ये डर बीजेपी को नहीं होना चाहिए? जी, अब सुनिए, अब मेरा ये कहना है, एक वक्त था डॉक्टर राकेश प्रजापति जी की जो पार्टी है समाजवादी, ये अभी दलितों का बहुत नाम ले रहे थे। मुझे याद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी जो पूरा देश इज्जत करता है, उनको भूमाफिया साबित करने में सफाई सबसे आगे थे। कहते थे डॉक्टर साहब की मूर्ति लगाओ और ऐसे उंगली करते हुए पोतो कि जिसकी जमीन चाहे हड़प लो, ये नारा था। उसके बाद इनका दलित प्रेम उस वक्त आया जब बहन मायावती जी के साथ स्टेट के साथ कांड हुआ। ये इनका दलित प्रेम है। मजार बनाओ, असलियत ये है कि मजार बनाओ और वहां की जमीन हड़प लो किसी की भी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा षड्यंत्र मजार बना करके जमीन हड़पने के, चाहे व्यक्तिगत जमीनें हो चाहे सरकारी हो। मदरसों पे कार्रवाई करने की इच्छा शक्ति किसी सरकार की नहीं रही। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा इस तरीके की कार्रवाइयां हो रही है, इसका हम स्वागत करते हैं। और अवैध धार्मिक स्थलों की, किसी भी धर्म के हो, सबकी जांच होनी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए, आने जाने वाले लोगों के पहचान पर आधार लिया जाना चाहिए। मान लीजिए कोई आतंकवादी आता है, कश्मीर में अभी पहलगाम की घटना तो उठा लीजिए, जो आतंकवादी आया किसी धर्मशाला में नहीं ठहरा, किसी होटल में नहीं ठहरा, वो किसी के परिवार में रुका या किसी धार्मिक स्थल पे रुका, तो वो रुका। जो इन धार्मिक स्थलों में लोग आते हैं, संदिग्ध लोग, वो संदिग्ध लोग के पहचान पत्र क्यों नहीं लेती सरकार? उनके आधार, उनका पैन, उनकी पहचान सारी लेनी चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी मांग है। ठीक है, मजारें किसकी है? उन्होंने क्या किया? एक में भी बात नहीं, मजारें किसकी है? सरकार ये देख रही है, क्या दिक्कत है? तलार गाजी को पूजा जाएगा यहाँ पर? क्यों पूजा जाएगा? योगी जी ने कार्रवाई की, मेले को रुकवाया, ठीक किया उन्होंने। मदरसों में क्या पढ़ाई जा रही है, सरकार का देखने का राइट है, बिल्कुल सही सरकार काम कर रही है। और सबसे बड़ा घोटाला कहीं हो रहा है इस देश में, तो आप ये मान के चलिए कि एनजीओ के द्वारा हो रहा है। एनजीओ के द्वारा विदेश से जो फंडिंगें हो रही है, वो चाहे ईसाइयत को लेकर के हो, चाहे इस्लामिक देशों से फंड आ रहा है, ये लोग यहाँ परोस रहे हैं, वो धर्मांतरण करा रहे हैं। ये जो एनजीओ के नाम से जो पूरे देश में पैसा आ रहा है, इसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल मैं बता रहा हूँ आपको कि केवल हिंदुओं की लड़कियों का धर्मांतरण इस देश में सबसे ज्यादा हो रहा है। चलिए ठीक है शिशिर जी, लेकिन आप मुझे ये भी जवाब दे दीजिए कि बार बार विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि सिर्फ एक ही समुदाय के
जो मदरसे हैं, जो मस्जिद है, क्या सिर्फ वो ही अवैध है? मंदिर भी तो ऐसे कितने हैं जो सरकारी जमीन पर बनाकर वहां पर रखे गए हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई हो रही है? अभी आपने कहा कि विपक्ष को डर है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक ना खिसक जाए, तो ये डर मुझे लग रहा है कि क्या बीजेपी को नहीं होना चाहिए? देखिए, बात हमारी आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी लड़ाई मैंने लव जिहाद पे लड़ी है, और आपका इंडिया न्यूज बहुत प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया है, जिसमें सहयोग आपका हम लोग को रहा। तो मैं आप उठाइए, उत्तर प्रदेश किसी पंजाबी लड़की का, किसी सिख लड़की का, किसी ईसाई लड़की का के साथ लव जिहाद नहीं देखने को मिलता है। आखिर सारे जो ये मामले आते हैं, इनका कनेक्शन मदरसों से कैसे है शिशिर जी? ये मुझे लग रहा है जरा अगर आप समझा सके। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मदरसों में एक वर्ग के द्वारा जो शिक्षित किया जा रहा है युवा लड़कों को, आप देखिए टारगेटेड, जिसको सुप्रीम कोर्ट को स्वतः उठाना चाहिए। जो ऐसी लड़कियों को धर्मांतरण होता है, ये लड़के कहाँ जाती है? असल में इनका नाम क्यों बदला जाता है? जब इनका नाम बदल दिया जाता है तो इनको ढूंढना भी आसान नहीं है। इनके परिवार से नाता तोड़ लेते हैं, इनकी सहेली, इनकी दोस्त सब रास्ता तोड़ लेते हैं। वो जाते ही कहाँ है? वो उनको जो सऊदीया के शेखों को भेज दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है, गायब हो जाती है। लाखों ऐसे मामले, इन सब की जांच होनी चाहिए। और मैंने शुरू में कहा कि अवैध धार्मिक स्थल सभी धर्मों के सब पे होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि वो जमीन किसकी है। वो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार कर रही है, इसका हम स्वागत करते हैं। और जहां तक राकेश जी से, उनको फिर से बताते हैं, आप ही की पार्टी ने दलित नेताओं का कितना बड़ा अम्बेडकर जी का पान किया, याद करिए इसको। ठीक है शिशिर जी, लौटूंगी मैं आपके पास। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए सवाल आपसे हमारे भी बहुत सारे हैं, विपक्ष के भी सवाल है। अभी जिस तरह से राकेश जी कह रहे थे स्कूलों को लेकर कि कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो बंद किए जा रहे हैं या जिन्हें मर्ज किया जा रहा है, उसे लेकर क्या प्लान तैयार किया गया है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है पूर्वा जी। मैं डॉक्टर साहब के क्वेश्चन को जो है यहाँ काउंटर करते पहले बताऊंगा, मैं बंद नहीं मर्ज करना जो है। अब एक इन्हें उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि अगर एक गांव है और उस गांव में या कॉलोनी में 4 स्कूल हैं और 4 स्कूल वो चल रहे हैं, 4 स्कूलों में 50-50 बच्चे आ रहे हैं इकट्ठे होके, तो उसकी क्षमता एक ही स्कूल की इतनी है कि जहाँ 200 से 150 से 150 से 250 तक की इतने टीचर्स वहां हमने दे रखे हैं। वो मर्ज किए जा रहे, सबबद्ध किए जा रहे, बंद नहीं किए जा रहे, सबबद्ध किए जा रहे हैं। कॉलेज की बिल्डिंगें, सारी चीजें, सब चीज यथावत स्थिति है। तो ये सब चीज जो सरकार जो बदलाव है ना, ये वो जो आप मस्जिद का बात उठा रहे, मदरसों की, जब हम स्कूलों में शुद्धिकरण कर रहे हैं तो मदरसों में आपको टेंशन क्यों होती है? आखिर आपको जो है सारी चीज एकदम एक ही धर्म की क्यों याद आती है? धर्म तो सनातन भी है, बहुसंख्यक इस देश में पहले नंबर का धर्म है। आप बात करिए, व्यवस्थित की बात करिए, आप लोकतांत्रिक बात करिए, सबके साथ सबके विकास की बात करिए। एक पीडीए बना रखा आपने, उसमें जो दाग है पीडीए में, वो जो ए शब्द है ना, वो आप इतना संशय होगा जो अग्रिम जाति हैं उनका विरोध आज अग्रिम से अखिलेश को क्या इतनी नाराजगी होगी? ऐसा अग्रिम ने क्या कर दिया? अग्रिम जातियों से ज्यादा आज ओबीसी, एससी, एसटी, मैं स्वयं ओबीसी का हिस्सा हूं। अगर जब से 2014 से मोदी जी की सरकार बनी है तो ओबीसी को, चाहे वो आध्यात्मिक मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो संसाधन का मामला हो, विकास का, अग्रिम जातियों से डंके की चोट पर कह रहा हूं, सब चीज में ज्यादा रखा है क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। तो इतनी ईमानदारी से काम हो रहा है, उसके बाद भी आप टारगेट कर रहे हो 15% को। अभी जो है एक आपको ब्राह्मण से इतनी नफरत की होगी, वेस्ट से कितनी नफरत की होगी, पत्रकार का धर्म बूझते हो और मंगेश यादव की जाति पर जाकर चर्चा करते हो। देखिए, दागदार मत करिए अपने आप को। एक आप व्यवस्थित नेता हैं, आपकी पार्टी है, आपको सबका वोट चाहिए। मुझे पता नहीं है कि आप कभी, ब्राह्मणों ने भी आपकी सरकार बनवाई थी यूपी में, पता होगी, आप लोग ब्राह्मण का कार्ड भी खेलते थे। मायावती जी जो है उन्होंने बीच में आपको रोक रही हूँ, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। शोएब जी, बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास, अब अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन शोएब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो सबसे पहला सवाल उनसे भी यहाँ पर होता है। शोएब जी, अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जो सरकारी जमीन पर बन रहे हैं, अब इस पर सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है, मैं वो जानना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है, जो मदरसों में मामला चल रहा है ये आज से करीब 1.5-2 साल पहले भी चला था, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था मानक से काम होंगे। तो हमारे इस वक्त हिंदुस्तान में 2 मदरसे सबसे बड़े हैं, एक लखनऊ में है नदवा और एक जो है देवबंद है। तो वहां पे मानक से मामले हुए थे, वो मंदरआम पर आए थे, वो आज भी मौजूद चल रहे हैं। इस पे जमीनों मामला ये है कि एक समुदाय को ये हमेशा लगा
कि उनको टारगेट किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश हमेशा रही मुख्यमंत्री जी से भी और मुल्क के वजीर आजम से भी रही कि कम से कम मंदिर आम पर आकर उस चीज को कहें कि एक समुदाय की बात नहीं है। जब भी कोई मामला आता है तो समुदाय में बात आती है, लेकिन मैंने हमेशा मुस्लिम समुदाय से बात भी कही कि अगर आप कोई मस्जिद बना रहे हैं, मदरसा बना रहे हैं, तो कम से कम उस जमीन को आप जो है लिखा पढ़ी में ले लें, वक्फ बोर्ड में जमा करा दें। चूंकि देखिए अभी आप जो मामला चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट से पास भी हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हमारे मुख्यमंत्री जो है बहुत सख्त फैसले के जाने जाते हैं। तो उन्होंने 75 जिले में डीएमओ को ऑर्डर दे रखा है कि जो जमीनें इस तरह की उस पर नजर रखी जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं होता क्या मैडम कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो कुछ कमियां हमारी भी रही, लेकिन चूंकि हमने जो कमियां की उसको गवर्नमेंट ने भुनाने की कोशिश करी मंदिर आम पर आकर, वो उनके टारगेट पे मामला कि मदरसे हो या कोई हो। अब आप देखिए मेरे हिंदू भाइयों के बड़े बड़े संस्थाएं चलती हैं, कभी उस पर कोई बात नहीं हुई। तो मेरी गुजारिश रहेगी कम से कम मानक से काम किया जाए और एक समुदाय को ये ना लगे कि हमको टारगेट पे जा रहा है। एक सेकंड शिशिर भाई, एक सेकंड। जब मुल्क आजाद हुआ था, जब 1857 में मुल्क आजादी की जंग छेड़ी गई थी, तो मेरे हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भाइयों ने भी कुर्बानियां दी थी और खून बहाया था। लेकिन आप देखिए 1940 के बाद से जब मुल्क आजाद हुआ है तो आज तक हर पार्टी ने सिर्फ मुसलमान को वोट बैंक समझा है, चाहे वो किसी पार्टी की रही हो। तो मुझे उम्मीद है, देखिए मदरसे, सीधी बात देखिए, ये मुल्क संविधान से चलेगा। दो चीजें मैडम हमेशा होती हैं, देखिए संविधान के बाद दो चीजें आती हैं, अध्यादेश और शासनादेश। शासनादेश से चलता है लेकिन अध्यादेश से नहीं चलता। लेकिन मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि निष्पक्ष जांच होगी और जिन मदरसों में अगर ऐसी कोई बात है, हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जैसे उन्होंने पहले भी एक बार मौका दिया था कि मानक तय करे जाएं, मदरसे में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे बैतुल खुला जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मानक के बाद वो मुख्यमंत्री जी बहुत नरम दिल भी अंदर है। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से कि वो मदरसों में अगर कोई कमियां निकलेंगी तो उनपे वो एक मौका देंगे कि आप इस मानक को ठीक कर लें, जिससे इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब जो है वो बनी रहे। उनका भी हमेशा मुख्यमंत्री कहना रहा कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आखिर तरह से ये कि इंसान दिखाई दे। चलिए ठीक है शोएब जी, लेकिन देखिए अगर मदरसे वाकई वैध हैं तो फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है उनका, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर इस तरह से जो कार्रवाई होती है, बार बार यही चीजें निकल के सामने आती हैं कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम टारगेट शब्द को हटा दें तो फिर इसका ये मतलब तो नहीं हो जाता है ना कि अगर अवैध है या कानून से ऊपर, तो चाहे फिर वो मदरसा हो या फिर कोई मंदिर हो, कानून से ऊपर तो नहीं है। कानून है तो फिर वो सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो चाहे फिर वो मुसलमान ही क्यों ना हो। और जैसा कि अभी देवेंद्र जी भी कह रहे थे कि कई ऐसे मंदिर भी हैं जिन्हें हटाया गया है वहां से या उनका स्थान बदला गया है। अगर इस तरह से जो सरकारी जमीनों पर अगर अवैध कब्जा चाहे मंदिर के नाम पर ही क्यों ना हो, वो चीजें हटाई जा रही हैं। ठीक है देवेंद्र जी, आपका रुख करती हूँ। आप कुछ बात कह रहे थे, आपकी बात बीच में रह गई थी, उसके बाद मैं सीधे शिशिर जी का रुख करूंगी। जी देखिए और भी अच्छी सिद्दीकी जी की बात आ गई है इसमें पूर्वा जी। अब जब मेरी जवाबदेही की जिम्मेदारी है तो मैं स्पष्टता के साथ बोलता हूँ। मैं सर, मुझे बोलने में उन्होंने कई चीज कही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहा, इंगित किया, अच्छी बात है और सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर करना भी और सबका साथ सबका विकास, मैं पहले ये भी करना चाहता हूँ, सिद्दीकी जी को भी पता है, सुलझे हुए हैं और सबका पता है कि पहली सरकारों में एक चीज होती थी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कि क्राइम किसी का सगा नहीं होता। उसको खत्म करने के लिए क्राइम हमेशा विकास भी रोक रहा था। उत्तर प्रदेश की जब बात आती है अपूर्वा जी, तो उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा जो है बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था। आज हम लॉ एंड ऑर्डर की जो बात बार बार करती है, लॉ एंड ऑर्डर एक रीढ़ है किसी भी प्रदेश या किसी भी क्षेत्र या देश के लिए। जब तक लॉ एंड ऑर्डर वहां का अच्छा नहीं होगा, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो विकास जो है वहां लाखों दूर रहेगा, लाखों किलोमीटर तक दूरती बन जाती है, देश के कोने कोने तक जो है आज जो है क्यों नजदीक लगने लग रहा है। आज हमने जो भारत की कनेक्टिविटी जो है शानदार तरीके से, विश्व में दूसरे नंबर की कनेक्टिविटी रोडों की अगर कहीं है, सड़कों की अगर कहीं है, बिजली पानी की कहीं है, तो भारत में है। आज ये सब चीज जो उत्तर प्रदेश, जिसे 8 साल पहले बीमारू राज्य गिन रहे थे, कमजोर राज्य गिन रहे थे और विकास के लिए तरस रहा था, आज उत्तर प्रदेश जो जीडीपी के मामले में, देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के मामले में दूसरे नंबर की इकोनॉमी हमारी जो है प्रदेश की है। आज हम देश को दूसरे नंबर पर अपना रेवेन्यू दे रहे हैं, प्रदेश को इकोनॉमी का हिस्सा है हम, रेवेन्यू से ही आता है सब कुछ। और ये जिसकी बात आज चर्चा कर रहे हैं, ये भी उसी का हिस्सा है कि अवैध जो संपत्ति है, सबसे बड़ी बात जमीन अवैध तरीके से जो कब्जेदारी हैं, जो भूमाफिया जिनकी मैं बात कर रहा था, इसी में सबसे ज्यादा काला धन होता है। सरकार की ये गहराई है, सच्चाई से। उसके मामले में आप जो है मंदिर स्कूल की चर्चा ना करके, इसमें बड़े लोग भी कुछ जो है संदिग्ध होते हैं, जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं, जिन्होंने बहुत मोटे स्तर पर लूट मचाई है प्रदेशों में,
और राजनेताओं ने देखिए डंके की चोट पर कुछ सरकारों के हिस्सा होते थे, बिल्डर्सों के साथ मिले हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नोएडा एक चर्चित ऐसी जगह है, नोएडा जो हब है राजनीति का, वो कई सरकारों में दागदार रहा है, जिनके यार से, रिश्तेदार से, परिवार से लेकर लाखों करोड़ों रुपए के गबन होते थे। आज वो स्पष्टीकरण है, वो आज जीडीपी का हिस्सा है। आज जब हमारे कानूनी कार्रवाई होती है तो जो ईडी के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं ऐसे लोगों से, जो आता है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, वो संसाधन में काम आता है, देश के विकास में काम आता है, प्रदेश के विकास में काम आता है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। आपके पास लौटूंगी। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे जी? राकेश जी, और देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर राकेश जी ये भी आ रहा है कि क्या अगर विपक्ष ये चाहता है कि अगर कोई अवैध निर्माण है तो सिर्फ उसको इस वजह से छूट दे दी जाए कि वो एक धार्मिक संस्थान है, वो एक मदरसा है, वो एक मस्जिद है, या वो एक मजार है, इस वजह से तो मुझे नहीं लगता कि छूट दे देनी चाहिए। अपूर्वा जी मैं पहले ही का उत्तर दे चुका हूँ, ठीक है ना, कि अगर अवैध निर्माण है तो उस पर कोई कार्रवाई की जाए, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये खुला झूठ बोलते हैं, मर्ज का मतलब क्या है? मर्ज का मतलब मैं बता रहा हूँ, एक विद्यालय बन हुआ है अभी, ठीक है, एक विद्यालय आया है, गोरखपुर का प्राथमिक विद्यालय मिटवा से उसको मर्ज किया गया, 49 बच्चे थे, उस विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय रौतेनिया में किया गया है, और हमारे एक कार्यकर्ता ने उसकी डिस्टेंस गूगल से नाप के डाली है, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर की। अपूर्वा जी सोचिए, एक 5 साल का बच्चा 3 किलोमीटर चल के जाएगा इतनी धूप में, इतनी बारिश में, इतनी सर्दी में, 3 किलोमीटर। ये मर्ज का मतलब हमें पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षक को बता रहे हैं मर्ज का मतलब क्या है। अगर हम ये कह रहे हैं एक मोहल्ले में भी है तो मोहल्ले की भी डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर होगी। ये बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की। परसों मैंने एक मुद्दा आपकी डिबेट में उठाया था कि कर्तव्य पटेल बदायूं के अंदर था, उसको मार दिया जाता है, उसकी गिरफ्तारी मैंने उठाने से ये हुआ, उसकी गिरफ्तारी। 2 घटनाएं बदायूं के अंदर हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। मुनेंद्र यादव जो एक मेंथा ऑयल की फैक्ट्री में काम करता था, जल गया था, जिंदा जल गया था, आज तक प्रशासन उसको मानने को तैयार नहीं है। एक मुकेश यादव, उसका शराब का सेल्समैन था, उसको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। यादव के अलग भी कोई नाम है डॉक्टर साहब? अरे प्रजापतियों का 147 प्रजापतियों को, 5 प्रजापतियों को मैनपुरी में जिंदा जलाया जाता। सहारनपुर में आपके पड़ोसी की बता रहा हूँ, बागपत में 30 घरों पर बुलडोजर चलाया गया था। आपके पड़ोस की बात है, पता कर लीजिएगा, ठीक है। सहारनपुर में प्रियांशु प्रजापति को मारा गया था। राकेश जी, चर्चा अभी मदरसों पर हो रही है, अवैध मदरसों पर हो रही है। 20 किलो ये भ्रष्टाचार। अरे रुकिए, आपसे सिद्धि में बीच में नहीं बोला था, मत बोला करिए, ठीक है। ये तो आप केवल धर्मांतरण पर बोलेंगे, आप लेफ्टिहात पे बोलेंगे, मंदिर मस्जिद पे बोलेंगे, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये शोभा नहीं दे रहा है, मत बोला करिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, ठीक है ना। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अभी अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो शेयर किया है, आपका एक विभाग का मंत्री भ्रष्टाचार बता रहा है कि ट्रांसफर में कितना भर्ती हुआ, कितना घोटाला चल रहा है। इस समय ट्रांसफर खुले हुए हैं। चलिए, मुझे लगता है शिशिर जी, हम मुद्दे पर ही रहे, हम अभी अवैध मदरसों वाले मुद्दे पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। वक्त की बर्बादी होती है सर तरह से अगर मुद्दे से भटक के किसी अन्य विषय पर अगर आप चले जाते हैं। अपूर्वा जी, मैं जमीनी जो मुद्दे हैं विषय पर रहते हैं ना राकेश जी, ठीक है। मैं विषय पे ही रहता हूँ, मैं हमेशा लोगों से लोगों के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस समय आप पता कर लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है ट्रांसफर के नाम पर, पूरे प्रदेश के अंदर। अभी तो एक मंत्री को हिस्सा नहीं मिला। सवाल मेरा शोएब जी से है, ठीक है, सवाल मेरा शोएब जी से है। राकेश जी सर, प्लीज मैं लौटूंगी आपके पास। शोएब जी, क्योंकि देखिए, क्या कानून से ऊपर कोई धर्म होना चाहिए, कोई संस्थान होनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसे हो, या फिर वो मंदिर ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर तो नहीं है।
सरकारी जमीन पर हैं, अवैध तरीके से अगर वो चीज बन रही है, इलीगल तरीके से है, इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया, तो फिर उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। संदेश क्या देंगे आप विपक्ष को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। मैंने हमेशा ये बात कही और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के तकरीबन हर मुसलमान भी इस बात को कहता है कि मुल्क संविधान से चलता है, कानून सबके लिए बराबर है। अगर मदरसे हो या कोई भी चीज, जैसे मस्जिद भी कही आपने, खानका भी कहे, कहीं कहीं मंदिर भी सामने आए जो उसको हटाया गया जरूरत पड़ने पर। लेकिन मेरा हमेशा ये बात कहना रही कि जिस तरह के मानक से काम होते हैं तो उस समुदाय को लगता है मानक से अलग हट के मामला हो रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर मदरसे बनाए गए हैं तो उस पर लीगल कार्रवाई हो रही है और लीगल कार्रवाई के लिए उनको मौका है। अगर लीगल में उनको मौका लगता है कि हम अपनी जगह सही है तो उनके लिए कोर्टें खुली हुई हैं। तो हमने हमेशा ये बात कही कि देखिए, मदरसा और मस्जिद, खानका हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, अगर संविधान के मामले में कोई बात आती है, संविधान से बात कोई नहीं है। और आप एक भी आम मुसलमान बताइए जो इस तरह की बातें करता हो कि नहीं ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन सिर्फ बात यहाँ पर इस तरह की आती है कि अगर आप जरा सा गौर कर ले तो कभी कोई मामला आता है तो मंदिर आम पर मुस्लिम समुदाय को ही टारगेट किया जाता है। कभी किसी ने हमारे मुख्यमंत्री की बात को इनकार नहीं किया, ना प्रधानमंत्री ने इनकार किया। यहाँ तक हमारे नरेंद्र मोदी ने, मुल्क के वजीर आजम ने तो मंदिर आम पर आके बात कही थी कि हमको मुस्लिम ने भी वोट दिया। अभी मैं भी चैनल पर बैठा था, किसी चैनल पर, तो वहां पे कानून का पालन धर्म देखकर तो नहीं होगा, कानून का पालन धर्म देखकर नहीं होगा। अगर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एक मिनट सर, एक मिनट, सभी मेहमानों के लिए है। अगर मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो ऐसा नहीं कि मदरसों के लिए कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा है, ये चीजें भी हो रही हैं। हम उन चीजों को भी तो नहीं नकार सकते ना। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बहुत सारे सब्जेक्ट वहां पर जोड़े जा रहे हैं, लेकिन अब जो चीज अवैध है वो है। मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई अवैध अगर चीज है तो जाहिर सी बात है उसको मंदिर आम से हट जाना चाहिए। मैं ये तो खुद कह रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ सियासी टारगेट वाली चीज क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास देखिए कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं कि श्रावस्ती की अगर हम बात कर ले तो वहां पर मस्जिद को भी ध्वस्त किया गया है जो अवैध तरीके से वहां पर बना था। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही। देखिए, एक होता क्या है कि हमारे समुदायों में कम से कम पढ़ाई लिखाई कमी होती है, तो आम जनता जो होती है मंदिर आम पर आ जाती है, वो समझ नहीं पाती है। या हमारे वहाँ हमारे लीडरों कमी है कि वो मंदिर आम पर आकर आम मुसलमानों को ये बात बताएं कि इस तरह काम होता है। अगर मस्जिद को हटाई जा रही है, कोई मदरसा हटाया जा रहा है, तो आवाम मंदिर आम पर आ जाती है। और सुन्नी में दिक्कत है इस बात की, सुन्नी में कि कोई का लीडर नहीं है। अभी कोई शिया का मामला हो तो मंदिर आम पे जवाब साहब आ जाएंगे या सुबाज साहब आ जाएंगे वगैरह वगैरह। तो हमारा कभी पढ़ाई लिखाई की भी रही। अगर आपने उसको मदरसा बनाया था, मैं ना बीजेपी फेवर बोल रहा हूँ ना मैं मुसलमान के खिलाफ, मैं जनरल बात बता रहा हूँ। मैंने हमेशा सबका सामना किया, चाहे अदालत हो जंग का मैदान। अगर जिस वक्त मदरसे बन रहे थे, मस्जिदें बनती है, खानकाएं बनती है, उस वक्त लोग जज्बात में आते हैं, बना देते हैं। कम से कम आपको कागजात मजबूत रखने चाहिए थे। अभी आप देखिए वक्फ का अमेंडमेंट जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है, अभी उस पर दिक्कतें आएंगी। आप देखिए नजरूल की जमीन आएंगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी की बात, मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी की बात जो होती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने गलत किया, सही, इसको मैं नहीं मानता हूँ। संविधान से बड़ा कोई नहीं है और मेरे नबी ने फरमाया है मुल्क की वफादारी आधा ईमान होती है। आप बताइए आम समुदाय ने किसने कानून को नहीं माना? लेकिन सिर्फ एक बात की जनरल वे में ये आती है कि देखिए बड़े बड़े हमारे लीडरान हैं, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, वो हर पार्टी से और हर हुकूमत से मिले रहते हैं और अंडा मछली खाते रहते हैं। लेकिन आम जनता जो होती है, चाहे मुसलमान की चाहे हिंदू भाइयों की हो, उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा चैनल से कि अगर आपने मदरसे को गलत बनाया है तो उसके डॉक्यूमेंट मंदिर आप पे लेके आइए। बार बार अगर इस तरह से मस्जिदों को या फिर मदरसों को अगर अवैध कह के या फिर अगर उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई करके अगर उनको ध्वस्त ही कर दिया जाएगा तो फिर उन बच्चों का क्या होगा जो वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो बच्चे वहां पर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सरकार आगे प्लान कर पा रही है? देखिए, शोएब ने पहले ये बोला था कि जो विक्टिम कार्ड खेला था, इसको कह दें, जो अवैध है, पहले तो अवैध है। अगर अवैध कब्जा किया है तो तोड़ने से पहले जितने साल उन्होंने चीज को यूज किया है वो वसूली होनी चाहिए कि इतने साल आपने जो कब्जा करके रखा सरकारी जमीन को, कैसे किया, वो वसूली है। उसके बाद दोस्तों मेरा ये कहना, दूसरी बात, शोएब भाई कह रहे केवल मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ
और इन्होंने एक बात और कही थी है कि आजादी की लड़ाई और 1857 से लेकर मुसलमान साथ में लड़े, तो कीमत भी तो सबसे पहले आपने ली। धर्म के नाम पे देश में बंटवारा कराया और 22% भूभाग लेने के बाद वहां सारे हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया और वहां के हालात क्या हुए। आज यहाँ पर हिंदू विक्टिम है इस देश में। हिंदुओं को इस देश में क्या मिला आप बताइए। हिंदुओं को लुटी हुई अयोध्या, मथुरा, काशी, लखनऊ का लक्ष्मण टीला जो है वो टीले वाली मस्जिद है। नहीं तो शिशिर जी, अब देखिए इसके लिए देखिए, आप बहक रहे हैं, आप बहक रहे हैं। इसके लिए पूरी आप कौम बहक को आप नहीं मानते। यहाँ पे पूरी कौम को आप कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते शिशिर जी। इसके लिए पूरी कौम को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। हम लड़ रहे हैं इसको अदालतों के माध्यम से। नहीं और हम शिशिर जी, सबूतों के देखिए आधार पर जब- देखिए आप बहुत वरिष्ठ हैं, हम सम्मान करते हैं आपका, लेकिन अब आप इसके लिए पूरी कौम को तो नहीं यहाँ पर आप कटघरे में खड़ा कर सकते ना शिशिर जी। हिंदुओं को क्या मिला। आज ये मंदिरों की आवाज उठा रहे कि मंदिरों पे क्यों नहीं हो रहा। सारे मंदिर तो नहीं, हमारे ठीक है। हो गए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से जो चीजें बनी हैं उनको ध्वस्त करना जरूरी है, ठीक है, वो सरकार का काम है, सरकार उसे कर रही है, लेकिन अब आप इसे इतिहास के संदर्भ से जोड़ेंगे तो किसी एक की गलती का इल्जाम पूरे कौम को या फिर आप पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते ना सर। हिस्सा लेने के बाद हमारे मंदिरों को नहीं बनने दे रहे, तो विक्टिम तो हम है। लेकिन हर जगह विक्टिम ठीक है। सुहेल भाई या इनके और साथी भाई बताते हैं कि हम विक्टिम है। विक्टिम तो हम चलिए है। ठीक है, और इनसे ठीक वसूली है। होनी चाहिए। जो देवेंद्र है। जी क्या वसूली इन नहीं की मदरसों सरकार। के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई करने से पहले कोई नोटिस दिया गया था? और अगर अब ये जो पूरी कार्रवाई हो गई है, इसके बाद जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, शिक्षा हासिल कर रहे थे, अब उनके लिए सरकार का क्या कोई प्लान है? क्योंकि अभी जैसा कि शोएब जी कह रहे थे कि बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं, पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है वो उतना होता नहीं है, फिर अब ऐसे में जो मदरसे हैं, छोटे छोटे जो मदरसे बने हुए हैं जहां पर गरीब परिवारों के बच्चे जा रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, अब उनके लिए क्या सरकार ने तैयारी की है, क्या ऑप्शन है अब उनके सामने? देखिए, एक चीज और क्लियर करूंगा पूर्वा जी, में ये मदरसा या मंदिर या कोई भी ऐसी जो कार्रवाई होती है सरकार की जिसमें बुलडोजर वाली कार्रवाई है, उसे डंके की चोट पर मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी साथी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सर्च करके देख लें, बिगड़ नोटिस के आज तक मैं तो ये कहता हूं किसी क्रिमिनल का भी घर नहीं तोड़ा गया। नोटिस सबको किया, कानूनी कार्रवाई की है, और उसको नोटिस करने के बाद ये सरकार ने तय किया, वहां के प्रशासन ने और वहां के रेवेन्यू से संबंधित अधिकारी, एसडीएम स्तर के अधिकारी जब वो तय कर देते हैं कि ये अवैध है, तभी बुलडोजर वहां जाता है। बुलडोजर की चर्चा ठीक है आप करिए, आज बुलडोजर की चर्चा इटली में हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के संसद में हो रही है। ये गौरवान्वित होने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के मॉडल को, मैं कानून को नहीं, मॉडल को कह रहे हैं, वो अर्थव्यवस्था को जिक्र इकोनॉमिक किया, मॉडल को, बड़ी बात यह है आर्थिक मॉडल की चर्चा हुई पाकिस्तान में। हाँ, तो बड़ी बात है, गौरवान्वित होने वाली बात है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और हम सब के लिए, आप सब के लिए, और इंडिया न्यूज के लिए भी, क्योंकि इंडिया न्यूज ने बहुत शानदार तरीके से इस डिबेट को समय से करा दिया। आप बधाई के पात्र हैं। इस तरीके की डिबेट जो है ये देश को 140 करोड़ लोगों का गौरवान्वित करने वाला मामला होता है। कुछ डिबेट ऐसे होती हैं, हालांकि बहुत शानदार डिबेट आपकी, हर पल पल की खबर जो है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल के भारत, और दूसरा कोई चैनल प्रदेश में है नहीं जो इतनी स्पीड से कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पष्ट करते हैं, सब चीज पर करते हैं, बारीकी से करते हैं। प्रिंट मीडिया के बाद आज जिस मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, तो इंडिया न्यूज ने बहुत बड़े हिस्सा को दावा है, मतलब प्रिंट मीडिया की कमी पूरी की है। बधाई के पात्र हैं आप लोग। और हमारी सरकार बिल्कुल जो है, देवेंद्र जी, मैं अपूर्वा जी, ये स्पष्ट काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर के अधीन कर रही है, शासनिक, प्रशासनिक और लोकतंत्र, जनतंत्र सबका ध्यान रखते हुए। चलिए ठीक है राकेश जी, कई बार सत्ता पक्ष और कई अन्य पार्टियों की तरफ से ये आरोप भी समाजवादी पार्टी पर लगा है कि आपने जो अवैध मदरसे हैं या फिर जो अवैध संस्थान हैं उनको बचाने की कोशिश की, और ये सपा की सरकार के दौरान ही इतने ज्यादा फल फूल पाए हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर हमेशा नेताजी शिक्षक थे, उन्होंने शिक्षा पर बात की, शिक्षा को, शिक्षा से संबंधित विद्यालयों को खोलने का काम किया। पहली बार शिक्षा मित्र जैसे लोगों को, जो 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, उनको स्थायी करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। माध्यमिक शिक्षा में
विषय विशेषज्ञ के नाम से टीचर रहते थे। विषय विशेषज्ञों को स्थायी करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। मदरसों को अगर आगे बढ़ाने का काम, बच्चों की शिक्षा देने को, अच्छी तालीम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी, बस तालीम नहीं देगी, शिक्षा नहीं देगी, स्कूल बंद करेगी, नौकरी नहीं देगी, रोजगार नहीं देगी। आपने अपूर्वा जी एक भी बार इनसे ये नहीं पूछा कि लास्ट वैकेंसी 2016 की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आई थी, 2016 से क्या स्कूल में रिटायरमेंट नहीं हुए, बच्चे नहीं बढ़े? आपने ये नहीं पूछा कि 3, अब शायद पढ़े लिखे पता नहीं कम है मेरे ख्याल से, डॉक्टर साहब, हो सकता है ये डॉक्टर की उपाधि पढ़ाई लिखाई नहीं होती। 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की बात करता हूँ, 5.5 लाख सरकारी नौकरियों की बात करता हूँ, और 62,000 जो कल आपने भर्तियां देखी है उनकी बात करता हूँ। आपकी सरकार से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब दी है, और डिग्री दिखाने की बात है ना, तो डॉक्टरेट लगाने से शिक्षित नहीं होते। कई लोग जो है कम डिग्री पर भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं। कई डिग्री करता हूँ, आप किसी के ज्ञान पर चर्चा मत उठाइए। आपको सम्मान दिया जा रहा है, डॉक्टर साहब कह रहा हूँ बार बार। हो सकता है एक डॉक्टर फीस 100 रुपए ले रहा है, एक 10,000 में भी जो है नहीं टाइम दे पा रहा है। तो खाली डॉक्टर एक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे प्रवक्ता भी हो सकते हैं। आप कहीं अच्छी बात रखने का मांझा मेरे जैसे लोग रखते हैं। डॉक्टर बोलता हूँ, लाखों भर्तियों की बात कर रहा हूँ। अरे 60,000 से शिक्षक सरकारी भर्तियों की बात कर रहा हूँ। उठा कर देखिए कितने एक साथ में दिए। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, रुक जाइए सर, अब रुक जाइए। कौन से क्षेत्र में नहीं दिए? नहीं सर, देखिए अब इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। बताइए ना किस तरीके की बात करते हैं डॉक्टर साहब चैनल पर बैठकर। अरे पढ़कर नहीं बोला जाता डिबेट में। चलिए ठीक है सर, देखिए इस तरह से नहीं सर, आप आपस में तू मैं नहीं, आपस में तू मैं नहीं सर। सेट करना पड़ता है, जब डिबेट में आना पड़ता है। ठीक है, शोएब जी कुछ कहना चाह रहे थे। अरे डॉक्टर लिखने से चलिए ठीक है सर, नहीं सर, पर्सनल नहीं होना है सर। लेकिन मोदी जी बोलते हैं। ठीक है देवेंद्र जी रुक जाइए सर, पर्सनल मत होइए सर, पर्सनल मत होइए। बहुत अच्छे से चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छे से चर्चा हो रही थी। मैं चाहती हूँ कि चर्चा अगर अच्छे से शुरू हुई है तो फिर हम कंक्लूजन तक पहुंच के चर्चा को खत्म करें। अब बीच में आपस में तू मैं सर आप लोग करेंगे तो फिर नहीं चलेगा ना सर। ठीक है, शोएब जी कुछ कहना चाह रहे सर, मैं लौटूंगा आपके पास। 1 मिनट सर, ज्यादा वक्त हमारे पास भी नहीं है, 1 मिनट का ही समय मैं सबको दे पाऊंगी। ठीक है शोएब जी। देखिए उपन जी, ऐसा है जिस तरह की बातें हो रही हैं, आप देखिए मामला मदरसों पे था, लेकिन जहाँ पे मदरसे से हट के दूसरी तरफ मामला चला गया। ये मामला एक समुदाय से ताल्लुक रखता है, उसके आसपास ताल्लुक रखता है, तो डिबेट दूसरी तरफ जाना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। मेरी यहाँ सिर्फ मुंसिफ वाली बात यहाँ पर ये है कि जो मदरसे बने थे, मेरी मुख्यमंत्री से डायरेक्ट यहाँ पे चैनल से गुजारिश है, मुख्यमंत्री से गुजारिश रहेगी कि जो मदरसा बना है उसकी जाहिर सी बात है आप जांच करिए। मदरसा अगर हटता है, जाहिर सी बात गलत बना है तो हटेगा, लेकिन वहां जो बच्चे तालिब इल्म है, जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, अब्दुल कलाम साहब भी आपके राष्ट्रपति जो बने थे वो भाजपा ही बनाया था, तो कम से कम बच्चों को मुस्तकबिल देखते हुए कम से कम उनको दूसरे मदरसों में दाखिल कर दिया जाए। और जिस तरह की हिंदू मुस्लिम की यहाँ जो मिसाल पूरे मुल्क में दी जाती है, यहाँ पर अपनी रोटी सीखने के लिए आम आवाम को झोंकने की कोशिश ना करे। आप देखिए यहाँ पर इक़्तिदार में जो हुकूमतें हो, चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, लेकिन जो अपोजिशन में होती है, कभी आप होते कभी हम होते, लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के लिए अवाम को झोंक देते हैं, चाहे वो हिंदू अवाम हो चाहे मुसलमान अवाम हो। तो मेरी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से रहेगी, अगर जाहिर से मानक नहीं आते, डॉक्यूमेंट नहीं आते हैं, तो आप कानून से बढ़ के कोई नहीं है। कानून से बढ़ के हिंदुस्तान में 1.5 की आबादी है, कोई नहीं है। अगर शोएब सिद्दीकी ने गलती की है तो आप पूरी कौम पे खता नहीं करेंगे। इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा आपको। अगर मदरसा गलत बना जाहिर सी बात, लेकिन बच्चों को कम से कम दूसरे मदरसों में दाखिला करा दें और उनका जो मुस्तकबिल है इस मुल्क का वो हटने ना पाए। इस तरह की मतलब मुसलमान को ये लगे कि हमने इस मुल्क में जान दी थी इस मुल्क को आजाद कराने के लिए, तो आज मुझे वो हक मिल रहा है। जिस तरह मैंने हमेशा बात कही कि एक समुदाय को लगता है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो कम से कम मंदिर आम पर आके बड़े बड़े लीडर रोटी ना सेकें। और मैंने हमेशा बात कही कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, चाहे मरकज में हो चाहे रियासत में हो, तो कोई खुश करने के लिए बीजेपी को मुसलमान के खिलाफ बात करेगा तो मैं समझता हूँ वहां कोई जगह नहीं मिलेगी। कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस हट के बीजेपी में चले गए, आज बाहर कुर्सी बैठे हुए, मुख्यमंत्री ख्वाहिश लेके बीजेपी में गए थे, लेकिन बाहर कुर्सी बैठे हुए आप भी जानते हम भी जानते हैं, आशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हो सब जान गए क्यों नाम लिया जाए। तो मेरी गुजारिश सिर्फ रहेगी, मदरसा हो चाहे गुरुद्वारा हो चाहे चर्च हो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे खानकाहें हो,
सबके साथ इस मुल्क में मानक से काम हो और संविधान से काम हो, संविधान से लगट के कोई काम ना हो। हमने इस मुल्क पे जान दी थी, हमेशा जान देता रहूंगा। और मैं अपना आखिरी एक शेर पढ़ने के बाद इस बात को खत्म करूंगा, पूरे मुसलमानों की तरफ से है कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा सिर्फ दो खाके वतन कफन में। तो हमको जो लोग गद्दार कहते हैं, पहले खुद अपनी वफादारी का सबूत दें। इस मुल्क में मुसलमानों ने भी दूसरों के साथ खून बहाया, तो इस तरह का मतलब एक समुदाय को चलिए, ठीक है टारगेट ना शिशिर करें। जी। मैं कानून को शिशिर जी, मानता देखिए हूं, अब कानून का अगर बुलडोजर चल रहा है तो उम्मीद यही होती है कि उसकी दिशा धर्म देखकर नहीं, दस्तावेज देखकर हो। शिशिर जी, अब अगर कानून का बुलडोजर चल रहा है तो हम उम्मीद यही करते हैं ना कि उसकी दिशा अगर है तो फिर वो धर्म देखकर नहीं, दस्तावेज देखकर हो। देखिए, अभी डॉक्टर राकेश प्रजापति भर्ती पे आवाज उठा रहे थे, तो आज ही की बात है कि इनके सांसद जो है वर्ग साहब, जो बिजली चोरी का जिस पे आरोप लगा, पूरा ट्रांसफार्मर लगा के बिजली चोरी करा रहे थे, उन्होंने क्या बोला था वहां पर दंगे से पहले? उन्होंने वहां पर ये बोला था कि हम इस वतन के मालिक हैं। चैनल पे कोई और बात, और हम वतन के मालिक हैं। और इसके ये बात कह के भड़का कर विष्णु शंकर जैन पर ये हमला कराना चाहते थे। और ये इनके सांसद है, इनकी सोच है कि वतन के मालिक बता रहे थे अपने को। तो ये यहाँ कुछ कहते हैं, वहां कुछ कहते हैं। इतनी भक्तियां हो रही है, इनको नहीं दिख रही है। लेकिन चर्चा कहाँ मदरसों पे हो रही है, और ये शिक्षा जगत पे कहाँ की बातें करेंगे और मौसम की उसकी करेंगे। चलिए ठीक है शिशिर जी। तो डिबेट में आप लगातार बोल रही है अवैध, तो अवैध देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर कार्रवाई उत्तराखंड में भी हो रही है। रामनगर में भी आज उस तरह से कार्रवाई हमने देखा है। देवेंद्र प्रमुख जी, अब उत्तराखंड, यूपी टू उत्तराखंड बुलडोजर कार्रवाई हमें वहां भी देखने को मिल रही है अवैध मदरसों के खिलाफ। क्लोजिंग स्टेटमेंट सर आपका जानना चाहूंगी इस पूरे विषय पर कि क्या ऐसी जो कार्रवाई है, बुलडोजर की जो दिशा है, वो धर्म देखकर होनी चाहिए या दस्तावेज देखकर होनी चाहिए? क्योंकि इन चीजों को लेकर विपक्ष में भी बहुत कंफ्यूजन है। वो दस्तावेज से होनी चाहिए, धर्म को देख कर नहीं, और कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपने अभी उत्तराखंड का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश का किया है, और अन्य कई प्रदेशों का। मैं आपको और ताजा दिल्ली का बता देता हूँ, हरियाणा का भी बता देता हूँ, और दूसरा ये भी याद दिला देता हूँ कि मैंने इटली जो देश की बात की है, वो जो मॉडल है वो इसी तरीके का, क्योंकि उन्होंने क्राइम को, जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने कंट्रोल किया, इसलिए बुलडोजर मॉडल पर चर्चा की है। पाकिस्तान ने दूसरी की है, इटली ने दूसरी की है, लेकिन की है उत्तर प्रदेश की। तो ये प्रमाणित चीजें हैं, ये बड़ी चीजें हैं। डॉक्टर साहब एक डिग्री जरूर ले रहे हैं, और भर्तियों पर मैंने कह दी है कि 5.5 लाख से 6 लाख भर्तियां हमने सरकारी दी हैं। आप जो देख आए हो ना, हमने सरकारी दी हैं, उनमें आप एक एक कर दीजिए कि टीचर्स कितने लगे, प्राइमरी के कितने लगे, प्रोफेसर कितने लगे, डॉक्टर कितने लगे हैं, या जो है दूसरे और सरकारी अन्य विभाग जो आप है, क्योंकि आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, आपके नेता बहुत हैं, राहुल गांधी की डिग्री बहुत बड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया मोदी जी को सुन रही है। अरे डिग्री की चर्चा हो रही है, डिग्री की चर्चा हो रही है भाई, तो आप दुनिया मोदी जी को सुन रही है। राहुल गांधी जी की बड़ी डिग्री है, तो आपके पास भी बड़ी डिग्री है। हम लोग छोटी डिग्री के लोग हैं, लेकिन पढ़ते जरूर हैं, इतना जरूर जानते आते हैं कि डिग्री हमारे दिमाग में सेट है। हम लोगों के बीच में रहते हैं, डिबेट में हम लोगों की बात लेकर आते हैं, ये लेकर नहीं आए कि हमने एमए कब किया, हमने बीए कब किया, बीएससी एमएससी कब किया। ठीक है राकेश जी, क्योंकि देखिए धर्म की आड़ में अवैध कब्जों को बचाना सर उतना ही खतरनाक है जितना धर्म के नाम पर कानून का दुरुपयोग करना। और अगर ये चीजें उत्तर प्रदेश में, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो मस्जिद हो, या फिर वो मंदिर हो, नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होगा सर? नहीं, देखिए, अब पूर्वा जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर कोई भी किसी के कागज नहीं है, अगर उस पर कोई कार्रवाई की जाती तो इस पर ऐसा किसी को भी नहीं होगा। लेकिन आप पूरे देश की व्यवस्था को देख रही है, समझ रही है, एक मिर्ची लग गई। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा था, इन्होंने तीनों आयोगों को, 3 आयोगों को 5 साल हो गए, 5 साल आयोग को बनाए हुए। उस 5 साल के आयोग में एक वैकेंसी पूरी नहीं करा पाए, एक वैकेंसी नहीं करा पाए।
अरे युवाओं से चर्चा करके तब पता चलेगा आपके साथ युवा कितना जुड़ा हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, इस पर बहस हो जाएगी। मैं अगर ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं सर, देखिए अब अभी बहस नहीं सर, अभी बहस नहीं। क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ सर, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ सर। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है सर, प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए, वक्त की कमी है सर। क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, देवेंद्र जी। नहीं नहीं सर, देखिए एकदम तुरंत में आप एग्रेसिव हो जा रहे हैं देवेंद्र जी, तुरंत में एग्रेसिव हो जा रहे हैं सर। नहीं ठीक है, ठीक है देवेंद्र जी, देखिए अच्छी बात है, अगर धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है तो फिर वो गलत है। दस्तावेज देखकर कानूनी कार्रवाई हो रही है तो हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है देवेंद्र जी, राकेश जी, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है आज हमें इस चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में अगर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, खासतौर पर उन मदरसों के खिलाफ जो शिक्षा की आड़ में, शिक्षा का सहारा लेकर सरकारी जमीन पर जो कब्जा जमाए हुए थे, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो ये कार्रवाई धर्म देखकर नहीं, दस्तावेज देखकर होनी चाहिए, धर्म की आड़ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी समुदाय वोट बैंक नहीं है। देश संविधान से चलेगा, ना कि वोट बैंक से, ना ही धर्म देखकर। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।